हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चौथा लेसन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह हमने पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटेड कोई बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस बॉडी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो सारे चीज हमने पढ़ा। बट आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो फाइनिट रॉड है। हो सकता है ये लंबा चार्ज्ड फाइनिट रॉड है जिसमें आपका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, जैसे कि चार्ज डेंसिटी इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहता है। तो वो सिचुएशन में मानो कि एक डिस्टेंस पे आपको कोई भी एक डिस्टेंस दे दिया, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए वो रॉड जो था उसके कारण, है ना। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो ना तो आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। जैसे मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप वो पुराना लेक्चर्स को भी देख लो, है ना। तो आज के लेसन में हम ये सब पढ़ने वाले हैं और ये स्पेशली आप जो क्लास 12 नीट एंड जेई के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप 4-5 क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक में लगा दो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे। जैसे मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड फाइनिट रॉड। जैसे ये हमारा रॉड दिया हुआ है, इसमें क्या है, हमारा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इस सिचुएशन में डी दूरी पे, जैसे आप ये डिस्टेंस आप डी बोल सकते हो, इस दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हो, जैसे देखो आप यहाँ से मानो इसका लेंथ एल है या कुछ भी हो सकता है, हमने ये पकड़ा, ये इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट, इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट और ये हमारा ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट को इस पी पॉइंट के साथ मैंने ज्वाइंट करा और एक एंगल दिया मैंने थीटा 2 और इससे इसके साथ करा तो इसमें एंगल थीटा 1 दिया हुआ है। बात इतना समझ में आता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। तो हर एक अलग अलग पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, साथ साथ में यहाँ पे डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम y दूरी पे गए, इस रॉड पे हम y दूरी पे गए और यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस, जैसे हम dy को काट लिए, इसको हमने क्या बोला, dy को काटा। अब ये dy का जो छोटा सा चार्ज, ऑब्वियस बात है, छोटा सा इसका एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिया, एलिमेंट लिया, तो उस छोटा सा चार्ज भी होगा। तो छोटा सा चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू डी वाई। अरे इसमें समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। अब इस चार्ज के कारण, ये जो आपका dq चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा p पॉइंट है एक्चुअल में, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस बात है इधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हम पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज, है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इतना हमें समझ में आता है। हम थीटा पे गए थे। अब ये वाला थीटा होगा तो ये वाला ऑपोजिट एंगल थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे, इसमें अगर देखते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर होता, तो हर एक डायरेक्शन पे भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे और कंपोनेंट को ब्रेक करके अलग अलग कंपोनेंट्स में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था। जैसे मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको बताया था, एक डायरेक्शन पे होता था, उसमें कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं था, तो सीधा हम प्लास करते थे। याद आ रहा है कुछ सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने बोला था जो वेक्टर समेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है या फिर नेट फोर्स आपको निकालना है तो हमें क्या करना होता है, वेक्टर समेशन करना होता है बच्चों। तो वेक्टर समेशन अगर एफ एक्स डायरेक्शन पे कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन का सारे के सारे आप प्लास करो, वाई डायरेक्शन पे कर रहे हैं तो सारे के सारे वाई डायरेक्शन का प्लास करो। तो यहाँ पे हम वैसा ही कंपोनेंट में इसको रिजोल्व करेंगे। जैसे ये वाला मेरा एक कंपोनेंट हो गया जिसको मैं बोल सकता हूं एक्स और इधर मैं बोल सकता हूं डी वाई। इतना हमें समझ में आता है।
तो अब बच्चों यहाँ पे आपको चाहिए dy का वैल्यू कितना है, तो छोटा सा dy है तो आप बोल सकते हो k dq डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आप बता सकते हो? ये अगर थीटा है, आप बोल सकते हो सर इसके तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, जैसे ये हमारा बेस है तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो डी सेक थीटा। इसमें कोई शक वाली बात है? कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में बोल सकता हूँ, कोई शक नहीं है। अभी ये मेरा क्या मिला, dy मिला। अब इस dy को मैं कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। जैसे ये x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, देखो dy, इसमें लेमडा और dy लिख सकते हो, और इधर से आप लिख सकते हो स्क्वायर, और इधर सेक स्क्वायर थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट आएगा इसको मैं cos लिख सकता हूँ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं cos लिखा। इस डायरेक्शन पे जो लिखूंगा वही सेम चीजें मैं लिखूंगा बच्चों। इसमें dy लिखना है और ये डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, देखो मेरे को अगर x कंपोनेंट में निकालना है तो इंटीग्रेट करना है dy x को। बात समझ में आ रहा है? इधर इसमें कितना होगा, ये सारे dy का जो कॉस थीटा आ रहा है वो सबको मैं करता हूं। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, अब ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं के लेमडा, ये भी कांस्टेंट है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका जो dy है वो मेरे को चाहिए। अब dy का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, देखो दिस ए y डिवाइडेड बाई डी, y डिवाइडेड बाई डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा इंप्लाइज y इक्वल्स टू डी टेन थीटा। अब क्लास 12 में हो, अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो, d यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं d सेक स्क्वायर थीटा। इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये करा, और इसमें क्या करा, पुट कर लिया इस सिचुएशन में। सिंपल है, मैं dy का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। देखो सेक सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ के लेमडा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक d है और ये इधर से स्क्वायर था तो मैं सीधा d लिख सकता हूँ। सेक और यहाँ से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा बचेगा कॉस थीटा। इंटीग्रेट कर दूं तो मैं माइनस थीटा टू थीटा वन कर सकता हूँ, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन पे माइनस थीटा। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ना मैं बच्चों, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं कर लेता हूँ dy और इधर d है, और cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है बच्चों। यहाँ पे cos का थीटा होता है, साइन होता है, और माइनस थीटा टू थीटा वन है। अगर इसको मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ के लेमडा डिवाइडेड बाई डी और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये मेरे को मिला, ये मेरे को क्या मिला, ये वाला वैल्यू मेरे को मिल गया। देखो ये वाला वैल्यू मेरे को मिला। ये कौन सा है, dx का वैल्यू, सॉरी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन का वैल्यू है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं दूसरा पेज में भी देख सकता हूं, इसमें देख सकते हो आप। जैसे देखो मैं अगर इसमें dy का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को dy और इधर से साइन थीटा था, और सिंपल है मैं बोल लेता हूं कि लेमडा dy इधर था डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और इसको अगर मैं लिखूं, जैसे देखो के लेमडा, इसमें के लेमडा का वैल्यू वही मैं जो भी लेमडा दिया हुआ है इसमें पे पुट कर लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका dy का वैल्यू क्या था, अब बोल सकते हो d सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था। सेक ने सेक को मारा, d ने एक d को मार दिया, तो के लेमडा इसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना है। अभी हमें इसमें लिमिट भी लगाने का है ना, तो साइन थीटा आया और उसका वैल्यू थीटा टू थीटा वन आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा टू थीटा वन। अब देखो के लेमडा डिवाइडेड बाई डी जो है वो बाहर है, इसमें साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता है, और इसमें माइनस थीटा टू थीटा वन, यही हमारा लिमिट है। अगर हम यहाँ पे के लेमडा बाई डी करेंगे तो मेरे को देखो यहाँ पे थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन, और इधर से एक माइनस है और पहले से उधर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, तो कॉस थीटा टू। तो मैं बोल सकता हूं के लेमडा डिवाइडेड बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया ना बच्चों, ये डेरिवेशन भी आपको याद रखना है कैसे मैंने इसको निकाला है। दोनों केसेस में जैसे हमने क्या करा, इनिशियल कंडीशन में मैं आपको आराम से दोबारा बताता हूं। एक रॉड है मानो, या फिर वायर है जिसमें आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यूनिफॉर्मली,
है ना। तो y पे गए और हम एक छोटा सा एलिमेंट पकड़े और छोटा सा एलिमेंट का चार्ज है छोटा सा डी क्यू। अब वो छोटा सा डी क्यू का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू डी वाई। अब यहां से लेमडा इंटू डी वाई करे हैं और उसका जो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आप यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेट क्यों नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे हम सिंपल इंटीग्रेट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि डी ई का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे y पे इतना है, अगर y का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लोगे तो ऑब्वियस बात है इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो चेंज होते जाएगा ना बच्चों। इसीलिए ऐसा नहीं करा, हम क्या करें, कंपोनेंट में रिजोल्व करें। जितना भी इस dy का कंपोनेंट्स आएगा सारे के सारे x डायरेक्शन पे आएगा और जितना भी y डायरेक्शन के आएगा सबको हम यहाँ पे समेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका अगर उसमें रिजल्टेंट चाहिए होगा तो हम रिजल्टेंट वैसे भी निकाल लेंगे। हमको पता है x एंड y डायरेक्शन का जो भी हम परपेंडिकुलर है यहाँ पे जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकालना हमें तो आसान है, हमें पता ही है अंडर रूट x का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y का कंपोनेंट स्क्वायर, बस खत्म। आया समझ में। तो ये दोनों मैंने जो डेरिवेशन आपको बताया था वो आपको देखना है और ध्यान से याद भी रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको निकाला ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आया। ओके आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत दोनों को याद करना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे दोबारा इलाबोरेट इसको किया, इसका वैल्यू लेमडा कूलम पर मीटर है। अब देखो ये ऐसा है, अगर इसका वैल्यू θ1 है, इसका वैल्यू θ2 है, अगर ये रॉड है और इस रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे सिर्फ x डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर हो ये जरूरी थोड़ी है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैंने k लैम्डा डिवाइडेड बाई d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में इधर निकाला था। देखो ये आपका समझ में आया। ओके दूसरा, अगर यहाँ पे हम पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे निकाला तो इसमें k लैम्डा डिवाइडेड बाई d इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब बच्चों आप बोल सकते हो सर इसका वैल्यू यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन होगा, ये हमेशा ऐसा है क्या, या आपके दिमाग में आ सकता है कभी ऊपर होगा या नहीं। बिल्कुल बच्चों होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे इतना चार्ज है, ये लैम्डा है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस हमने करा तो ये क्यू आया। अगर उतना ही सेम वैल्यू यहाँ पर है तो क्या होगा बच्चों, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, बचा क्या, ये वाला पार्ट का ये वाला चार्ज पार्ट बचा, ये वाला चार्ज आपको बचा। तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट से ऐसे तिरछा है ना, तो इधर नीचे के डायरेक्शन पे आएगा और इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि बाय सिमेट्री यहाँ पे ऐसा है। बात समझ में आया। इधर है तो ऑब्वियस बात है, इधर चार्ज है तो इस डायरेक्शन पे तो होगा ही एक, और नीचे की डायरेक्शन पे इसीलिए है क्योंकि इस वाले पार्ट में जो चार्ज का वैल्यू है, जो रॉड का वैल्यू है ऊपर में ज्यादा है। अगर नीचे ज्यादा होता, मानो मैं अगर ऐसा करता बच्चों, आपको मैं समझा देता हूं, दोबारा इलेबोरेट कर देता हूं। इधर चार्ज है, अब प्लस लैम्डा कर ला तो इधर होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वाला है, और जो इधर वाला होगा कंपोनेंट जो पैरेलल होगा वो किधर होगा, ऊपर के डायरेक्शन पे होगा। बात समझ में। इतना डिस्टेंस इधर तो कैंसिल आउट कर लिया लेकिन बचा तो ये है, तो इसके कारण हमारा इधर आया। ये सिर्फ आपको आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूं, वैसे तो आपको करना ही है, आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करने के लिए होती है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको चाहिए तो ऐसा निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बच्चों इस वीडियो को दोबारा बैक करो और दोबारा देखो। बात समझ में आ रहा है। और कमेंट भी कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ जोड़ भी सकते हो, कोई भी पूछ सकते हो, लोग पूछते हैं आप भी पूछ लो, उसमें क्या है ना। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन में लेता हूं। जैसे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें एक पॉइंट है जो P पॉइंट है। अब यहाँ पे ये हमारा इधर देखो इस रॉड को मैंने ऐसे सुला दिया और इधर परपेंडिकुलर में इसको मैं D बोल लेता हूँ। इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अब आराम से बोल सकते हो सर इस डायरेक्शन पे एक होगा और इस डायरेक्शन पे एक होगा। अरे बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि इधर देखो इतना पार्ट है, इधर इतना पार्ट तो कैंसिल आउट कर लिया, बाकी बचा इतना पार्ट सीधा इस डायरेक्शन पे। बस ये तुरंत तुरंत चुटकी में काम करने वाले बातें बता रहा हूं मैं, तुम उसको पूरा एंड तक देखो और बहुत सारे चीजें आपको चुटकी में हो जाने वाला है ना बच्चों। ओके ओके तो इसमें क्या होगा, देख यहाँ पे मैंने इस वाले प्रॉब्लम में जैसे आपको बताया परपेंडिकुलर, आप सोच सकते हो, आपका कंफ्यूज हो सकते हो कि सर परपेंडिकुलर में ऐसे साइन वो कैसे रटे। देख परपेंडिकुलर वाला जैसे परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर साइन के साथ कनेक्शन है। अरे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बोलो ना। तो परपेंडिकुलर अगर है तो साइन के बाद पैरेलल, जो एक तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा तो कॉस है, आपके दिमाग में है तो उसके हिसाब से आप कर लो। बात समझ में आया कि नहीं।
एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो यहाँ पे ये आया। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखो आपका इधर पैरेलल कंपोनेंट है, राइट, ये पैरेलल कंपोनेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी जो डिस्टेंस है इनटू cos थीटा टू, ये वाला cos थीटा टू, ये वाला को हम लोग थीटा टू बोलेंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे तो छोटा वाला पार्ट इधर हम कर सकते हैं, या फिर इसको भी आप cos थीटा टू लगा सकते हो, इसका डायरेक्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब मैं लिख लेता हूं ये cos थीटा टू, इधर अगर इसको ऐसे कर लो, मैं ऐसे 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 थोड़ा ऊपर कर लूं, तो देखो मैं यहाँ पे इधर बता सकता हूँ, इसको थोड़ा रोटेट कर लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो ये 40 डिग्री हो रहा है, ये 20 डिग्री हो रहा है, तो अब इस हिसाब से इधर इधर है। बात समझ में आ गया। तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो एक बोल सकते हैं, ये पैरेलल कंपोनेंट है तो अलग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे cos 20 माइनस cos 40 डिग्री हो रहा है, ये वाला हुआ परपेंडिकुलर। अगर कंपोनेंट देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और sin 40 इधर तो प्लस है, कोई भी आगे पीछे लिख लो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। तो ये हुआ, समझ में आया। ओके, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा आप खुद ट्राई करो, और वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उसको देखो, एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके आप पूछ लो। बात समझ में आया। ओके, ये वाला पार्ट हमें समझ में आता है। अब इसको देखते हैं, जैसे ये वाला है ना, तो इसमें थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है ना। तो यहाँ पे हमारा ये रॉड है, ऐसे सुलाया हुआ है, कोई शक नहीं है, इससे इधर दूरी पे इधर है। बात आया समझ में। ओके, अब यहां से ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट का जो एंगल है वो 30 है, और इधर एक्सट्रीम पॉइंट इसमें 30 दिया हुआ है। बच्चों अगर मैं इसको देखूं तो इधर मैं ऐसा ऐसा दिखा सकता हूं कि नहीं, बोलो। अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो ये ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है कि नहीं, बोलो। तो ये वाला एंगल मेरा 30 है और ये वाला एंगल 30 है। मेरा डेरिवेशन में क्या था, डेरिवेशन में ऐसा था, ये नीचे का एक्सट्रीम पॉइंट के साथ जो एंगल है ये नीचे के डायरेक्शन पे था, एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। इधर मेरा इस रिजल्ट में पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहां पे आपका क्लॉकवाइज है। तो इस सिचुएशन में आप थीटा टू का वैल्यू क्या पुट करोगे, -30। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। और जो थीटा वन है वो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर लाइन से तो आपको मेजर करना है ना, इसका नीचे वाला एक्सट्रीम पॉइंट थीटा टू था, लेकिन वो थीटा टू मेरा डेरिवेशन में नीचे था, ये अभी क्या है, ऊपर है, तो ऑपोजिट हो रहा है ना। तो मेरा रिजल्ट में, ये जो मेरा रिजल्ट है मैंने आपको बताया था, ये वाला दोनों रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, इस थीटा टू का वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा। बात समझ में आ रहा है। ओके, तो अब ये वाला यहाँ पे 60, ये थीटा वन का वैल्यू 60 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इधर इधर पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे साइन वाला लिख सकते हो, सॉरी के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, इसका ए का वैल्यू इधर इसमें कंपोनेंट डिसॉल्व कर लो, तो ए आपका इधर हाइपोटेन्यूस आपको ए दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होगा, बेस तो आप निकालना है, तो ए कॉस थीटा बोल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, डिवाइडेड बाई डी मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद लिखना है, ये 60 प्लस साइन -30, याद आ रहा है कुछ, -30, यहाँ पे मैंने माइनस पुट करा बच्चों, क्योंकि उधर वही सेम चीज नीचे था, इधर अभी ऊपर है। और यहाँ पे अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट लिखूंगा तो पैरेलल में क्या आएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा वन, जैसे कॉस थीटा वन का, सॉरी कॉस थीटा टू का वैल्यू -30, तो मैं यहाँ पे -30 बोलूंगा, और माइनस कॉस 60। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ऐसा ही आपको रिजल्ट निकालना है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको और दोबारा बता सकता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं इधर कर लेता हूं, जैसे मानो ऐसा टाइप का है ना, तो ऐसे टाइप का है, ऐसे टाइप का है, तो देखो अगेन यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, उल्टा दिखा रहा है। अगेन वो थीटा का वैल्यू, ये थीटा टू है और ये थीटा वन है, इधर भी थीटा वन टू का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जो भी आपका मानो 45 आया तो -45, ये मानो आपका थीटा वन का वैल्यू मानो 60 आ रहा है तो +60, ये पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि ये इस पॉइंट से सीधा ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट पे, इसको अगर आप ऐसे खड़ा करना चाहते हो तो कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हो रहा है, ये एक हो रहा है, देखो इधर आप ऐसा कर रहे हो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो डेरिवेशन देखते तो नीचे था, हमारे डेरिवेशन में ये नीचे था, अभी क्या है ऊपर है, इसीलिए ऑपोजिट एंगल हो रहा है। बात समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। सेमी इनफाइनाइट, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, जैसे हमने ऐसा इस साइड से ऊपर यहां से इनफाइनाइट कर रहे हैं,
इसका मतलब इसका इस पॉइंट से उसका एक्सट्रीम वाला जो टॉप एक्सट्रीम पॉइंट है वो किधर है, ऊपर है, बहुत ऊपर है, इनफाइनिट में, इन्फिनिटी में है ना। तो थीटा वन का वैल्यू क्या होगा, थीटा वन का वैल्यू 90 हो जाएगा। अरे आया नहीं बोलो, सीधा सीधा दोनों है, बात समझ में आई, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। अब इसका नीचे का एक्सट्रीम और इस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, देखो यहाँ पे सीधा है, ऐसे दिख रहा है, तो वही सेम लाइन है, तो थीटा टू का वैल्यू 0 है। तो बच्चों में यहाँ पे इस कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैं क्या लिख सकता, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, सिर्फ हमें यहाँ पे एंगल को चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो के लेमडा, और यहाँ पे साइन थीटा जो हमारा 90 है, प्लस साइन 0, तो ये साइन 0 तो ऐसे ही 0 है, और यहाँ पे के लेमडा डिवाइडेड बाई डी मिलता है। आया समझ में? ओके। तो नीचे वाला, इधर नीचे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे के सारे चार्ज ऊपर है। तो अगेन वही के लेमडा डिवाइडेड बाई डी और कॉस थीटा 0, थीटा 2 कौन सा कितना वैल्यू है, 0 है, माइनस कॉस 90, तो कॉस 90 यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे के लेमडा डिवाइडेड बाई डी होता है। बच्चों आपको समझ में आया? तो आप यहाँ से देख सकते हो ये दोनों का वैल्यू ऐसा है, तो आपका रिजल्टेंट ये होगा, तो के लेमडा डिवाइडेड बाई डी है, इधर के लेमडा डिवाइडेड बाई डी है, और ये वाला अगर देखा जाए तो √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि ये कंपोनेंट दोनों को स्क्वायर करो, अंडर रूट कर लो, बस आंसर निकल आ जाएगा चुटकी में। आई थिंक आपको ये सेमी इनफाइनाइट वाला भी समझ में आ गया। अभी और भी है, इनफाइनाइट वाला देखना है। तो देखो ये इनफाइनाइट वाला देखना है। जैसे इनफाइनाइट में क्या हो रहा है, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, एक्चुअल में जो इनफाइनाइट है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैंने अगर आपने मेरा पहले क्लासेस को भी देखा होगा तो आपको शायद जानकारी होगा, मैं ऐसा ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मानो एक मेरा हाथ है, ये छोटा सा हाथ ही है, देख रहे हो, आपको भी वही सेम हाथ है। तो ये हाथ भी इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। किसके लिए, आपके लिए नहीं, एक चिट्टी का है, एंट है, समझ में? बहुत ही छोटा अगर कीड़ा इधर बैठा हुआ है मानो, तो इस सिचुएशन में वो तो बहुत दूर देखेगा, बोलेगा ये तो इनफाइनाइट है, इसका हाथ इतना लंबा है, इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रहा है? एक वॉल भी, एक आपका घर का जो दीवार है वो भी इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे? वो वही सेम, अब चिट्टी विट्टी को देख लो यहाँ पे, वो उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर आपको बचपन में ही पैदा होने के बाद ही अगर वॉल पे मुंह अपने इधर अंदर की तरह अगर आपको चिपका के रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में ना आप ऊपर देख पा रहे हो ना नीचे देख पा रहे हो, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, लेंथ इज इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट जो लेंथ है वो एक्चुअल में एक रिलेटिव टर्म है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, तो इतना समझ में आता है। ओके, ये डी है। तो अब देखो ये इनफाइनाइट है, इसके लिए इधर थीटा वन, इसके लिए इधर थीटा वन, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो एक ही इधर आएगा, एक तो इधर आया, एक तो इधर आया, तो दोनों को डिस्टेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों, सेम सेम लेंथ का है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, तो कैंसिल आउट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होने वाला है। सेमी इनफाइनाइट में देख रहे हो इधर तिरछा हो रहा था, परपेंडिकुलर एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अलोंग पैरेलल कंपोनेंट, वो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा था, बट इन दैट कंडीशन पैरेलल कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हो के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, और साइन यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 एंड थीटा 2 का भी वैल्यू 90 है, दोनों का वैल्यू साइन 90 पुट कर लो, बस खत्म बच्चों यहाँ पे। तो 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एंड जेईई मेन का बात कर रहा हूं, इसमें आपको डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सर पैरेलल वाला हम थोड़ा एक बार दिखा देते तो मजा आता, चलो ठीक है। तो cos 90 थीटा 2 का वैल्यू माइनस cos 90, देखो भाई दोनों कैंसिल आउट हो गया, खत्म केस, 0 आ रहा है। तो अगर इनफाइनिट है, इनफाइनिट वायर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इनफाइनिट वायर का कितना होता है, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, सेमी इनफाइनिट का भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख सकते हो, या दोनों याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। बट अगर आप ये फाइनिट वाला अगर याद रख लोगे ना, तो बच्चों आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फाइनिट वाला दोनों ही याद रख लो, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ निकालना आ जाएगा, है ना।
तो मैंने आपको एक एक चीज बताया, और एक ये इलास्टेशन है। जैसे यहाँ पे एक रॉड है और इसका साइड मान लो ए है, ये एक स्क्वायर है, दोनों साइड ए है। तो मैंने पूछा बच्चों यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है, ये भी लेमडा है, ये माइनस लेमडा, ये माइनस लेमडा। ओके, आपको पूछा इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। अगर हर जगह लेमडा लेमडा होता तो आप सीधा बोल लेते सर 0 है, और मैं इतना इजी सवाल आपको थोड़ी पूछता, है ना। इसीलिए मैं आपको इतना इजी सवाल नहीं पूछा। ओके, तो अब देखो ये वाला एक वायर है, ये वाला एक वायर है, तो इसका बीच में से जाएगा और इसका डिस्टेंस a/2 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका ये वाला पॉइंट से इसका एक एंगल आएगा और इसका एक एंगल आएगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब ये स्क्वायर है तो ये डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका एंगल कितना होगा 45, इसका एंगल भी 45 होगा। ओके, अब मैं एक रॉड को लेके कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन पे रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना हमें समझ में आता है। लेकिन ये वाला अगेन इसको देखो, ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी वैल्यू तो इधर है। अरे बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो एक का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक रॉड का, इधर जो भी आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, और डी का वैल्यू कितना है इधर, आधा डिस्टेंस a डिवाइडेड बाई 2 इनटू इधर साइन, इधर एंगल कितना है 45 हो रहा है, प्लस साइन 45 हो रहा है। बच्चों ये दोनों आपको समझ में आया कि नहीं। एंगल ऑब्वियस बात है, स्क्वायर क्या करता है, आपको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो ये 1/2 अंडर रूट 1/2 ऐसा कर सकते हैं ना। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई ए, और इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो रूट 2 हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 √2 डिवाइडेड बाई ए के लेमडा, ये आपका कितना आ रहा है, एक का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में 2 है। तो अब इधर का बोल सकते हो, अगर मैं नीचे का करूं तो मैं इधर बोल सकता हूं 2 मिलके 4 हो रहा है, तो 4 √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई ए, सॉरी यहाँ पे ए होगा। अब इस सिचुएशन में भी देख सकते हो ये पॉजिटिव है तो इधर रिपल्सिव देगा, और ये आपका नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव है, तो दोनों का डायरेक्शन भी वही है और सारे के सारे वैल्यू भी वही है। ये 45 हो रहा है, इधर भी 45 हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा 4 √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई ए अगेन होगा। तो आप बोल सकते हो इधर डायरेक्शन पे भी क्या हो रहा है 4 √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई ए हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका नेट, ये एक डायरेक्शन ये एक डायरेक्शन, नेट ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन पे होगा। अब इस नेट का वैल्यू कितना होगा, अब इसको अंडर रूट करके निकाल लो, तो आपको मेरे ख्याल से 4 यहाँ पे 2 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, हाँ 8 के लेमडा डिवाइडेड बाई ए होगा। आंसर क्या होगा 8 लेमडा डिवाइडेड बाई ए। इतना आपको समझ में आया। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल था। ये क्या था, बहुत ही अच्छा सवाल, बात समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको आपने समझ में आ गया, आपको बहुत कुछ आपने समझ लिया, बात समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया ना तो बच्चों इसको थोड़ा बैक करो और देखो, दोबारा बैक करो और देखो, समझो, और उसके बाद आप खुद ट्राई करो इसको, है ना। ओके, दूसरा ये होमवर्क है, मैं ये नहीं कराने वाला। यहाँ पे एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट से आपको देखना है, इधर इनफाइनिट तक है, इधर इनफाइनिट तक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला देख सकते हो, ये आप यहाँ पे एंगल कितना होगा आप यहाँ से निकालना है, इधर 90 डिग्री है और इधर से भी आपको 90, ऑब्वियस भी इनफाइनिट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला दोनों पोर्शन आपको निकालना है और उसको देखना है। आया समझ में, इसका डिस्टेंस ए है, इसका डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल कितना होगा 45 होगा, उस हिसाब से आप इसको करना है, लेकिन आप ही को करना है, आप ही को करना है, ठीक है। उसका आंसर होगा अंडर रूट के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, अंडर रूट 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। उसको चेक करना बच्चों, आ रहा है कि नहीं, है ना, चेक करके बताइए जरा, ठीक है, देखेंगे। अगला इलास्ट्रेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने को बोल रहा है। ये देखो, ये हमारा लेमडा है, दिया हुआ है लेमडा कूलम पर ओके, लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दे रहा है ये डिस्टेंस d है, मान लो इस d डिस्टेंस पे एक चार्ज मैंने रखा और उसका मास m है, एंड इस पॉइंट पे ही d दूरी पे दी ऊपर इस वायर से ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आपको पूछा इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वायर एंड रिलीज्ड then the time period of oscillation will be what, ठीक है, आपको ये निकालना है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके फोर्स लगेगा इधर,
और एक m है जिसके कारण फोर्स इधर लगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला, अरे बोल सकते हो कि नहीं? तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम अभी हुआ ना, ये दोनों क्या हुआ, अभी इक्विलिब्रियम हुआ। और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई q बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ सर समझ में आ गया। अगर इसको मैं थोड़ा डिस्प्लेस कराया, थोड़ा डिस्प्लेस कराया, मानो x पोजीशन इसको डिस्प्लेस कराया, यहाँ पे इसको लेके गया, तो इस x पोजीशन पे क्या हो रहा है, इस x पोजीशन पे इसको डिस्प्लेस कराते इधर x डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस d प्लस एक्स हो रहा है, d प्लस एक्स हो रहा है। अब ये इनफाइनिट वायर है, तो इस इनफाइनिट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनिट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी होता है कि नहीं बोलो? अब d का वैल्यू इधर कितना है, d का वैल्यू इधर कितना है, d प्लस एक्स है कि नहीं बोलो? तो इस सिचुएशन में ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा इसको डिस्प्लेस कराएंगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये mg उस सिचुएशन में ज्यादा हो जाएगा, तो mg उसको धीरे नीचे ले आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, नीचे है डिस्टेंस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स, ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम से ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे देखते हैं तो इसका e का वैल्यू वही होता 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, बट इससे ये कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो आपका वेट का था वो ज्यादा हो गया, तो ये नीचे खींच के ले आएगा और फिर आके यहाँ पे नहीं रुकेगा, थोड़ा स्पीड आ जाएगा ना, तो इसके कारण यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, फिर ऊपर गया, फिर इलेक्ट्रिक, वही चलता रहा, वही चलता रहा। और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड निकालने को बोला, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो बच्चों ध्यान से आप इसको देखो, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हमें mg ज्यादा है और ऊपर के डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और ये आपका वेट लग रहा है, तो सिंपल है नेट फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है नेट फोर्स, तो mg माइनस जो q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट d प्लस एक्स, एट d प्लस एक्स, इसको हमने करा तो mg माइनस Q, और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, E का वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स, हम ये बोल सकते हैं। तो ये mg का वैल्यू यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जैसे आप इस चार्ज का वैल्यू q है, तो इसमें आप mg का वैल्यू इक्विलिब्रियम है तो q इंटू ई, इसका मतलब 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई d था, तो इसमें ये वाला वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसको भी ऐसा भी कर सकते हो, mg माइनस आप यहाँ से 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, देखो 2k लैम्डा q और यहाँ पे d कर लिया और 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं बोलो? अब ये वाला टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला टर्म मेरा mg है, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हो, इधर ऑब्वियस बात है इधर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d था। अब ये वाला सिचुएशन में mg इधर बाहर हो गया और इधर 1 माइनस और यहाँ पे 1 प्लस d माइनस एक्स, अरे ये आया कि नहीं बोलो? यही सिचुएशन है, इसको आप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकता हूँ, इधर d हो गया और ये d कैंसिल आउट होके इधर पहुंच जाएगा, ये लिख सकता हूँ। तो d प्लस एक्स को अब कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स को बाहर कर देते हैं और इधर तो पहले से mg है ही, तो d प्लस एक्स और इधर माइनस d, तो माइनस d ने माइनस d को काट दिया और mg x डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स आया, और ये नीचे के डायरेक्शन पे है, ये आप ऐसे लिख सकते हो माइनस, बस उसमें क्या है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो x मैंने लिया था वो x इज वेरी स्मॉल, तो मेरा नेट फोर्स कितना आया बच्चों, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा नेट फोर्स आया माइनस mg x डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स, अरे आया नहीं बोलो, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, डी प्लस एक्स आया। ओके, तो अब इस सिचुएशन में मेरा x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, अब बोल सकते हो d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, है ना, तो ये इसका तो वैल्यू हम कट कर ही सकते हैं, तो f नेट इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब ये वाला आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा है, जो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स जो रिस्टोरिंग फोर्स था, याद आ रहा है, माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिल रहा है, mg डिवाइडेड बाई d मिल रहा है, k का वैल्यू mg डिवाइडेड बाई d, और 2 का जो थीटा का जो आपका टाइम पीरियड है तो इतना होगा m डिवाइडेड बाई k, दैट मींस 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई ये mg का वैल्यू mg और ऊपर d, mnd कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा
2 पाई अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई जी, 2 पाई अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई जी, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं बोलो। सिर्फ मैंने क्या करा, ऊपर लेके गया, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा डिक्रीज हुआ, बट जो आपका वेट है वो बढ़ गया, तो वेट माइनस जो mg माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डिस्टेंस को आपने एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ा दिया था ना, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करा, नेट फोर्स निकाला, और नेट फोर्स निकालते निकालते हमें इस स्टेज में पहुंचा और इस स्टेज का वैल्यू यहाँ पे निकाला, और x इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई हम यहाँ पे x को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। जैसे 1000 प्लस 1 क्या है, नेग्लिजिबल है भाई, ऐसा बोल सकते हो ना। तो इसको नेग्लेक्ट करा और इसका वैल्यू टाइम पीरियड इतना आया। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया, बहुत ही मजेदार सवाल था, एंड आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो, अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे साथ जोड़ भी सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड इसको लाइक करिएगा अगर पसंद आ जाए, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना यार अगर आपको पसंद है तो, ठीक है, कोई बात नहीं। मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिएगा, है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।